हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि हम हमारी सीरीज में बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले कैलेंडर की। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो जून 2025 और दिसंबर 2025 का बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कोर्स में हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देखिए वैसे तो लाइव क्लास लेना अच्छा रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस किसी इमरजेंसी की वजह से आप लाइव क्लास ना ले पाए तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे। फिर यहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और हर क्लास के एंड में भी मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड करके आराम से सहूलियत से बाद में पढ़ सकते हैं और ज़रूरत हो तो उन्हें प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको ये इंसाइट मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना होता है। और साथ ही आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वीकली बेसिस पर यहाँ पे आपके टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी एक ही जगह पर एक साथ आपको मिल जाए तो अभी आप कोर्स लेंगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ भी मिलेगा। इसमें भी सभी चीजें मिलेंगी आपको, कंप्लीट सिलेबस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और देखिए इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं आज के समय में। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम यहाँ इस कोर्स में कवर करने वाले हैं और वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पहले क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि संडे होता है, कुछ बोलेंगे कि मंडे होता है ना। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है और तो कोई डे में कंफ्यूजन नहीं रहता कि फर्स्ट डे कौन सा होगा। कोई नहीं बोलेगा कि ट्यूसडे या वेडनेसडे होगा। कुछ लोग बोलेंगे संडे होगा, कुछ बोलेंगे मंडे होगा। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होता है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा वार था। तो उस दिन हमें पता चलता है कि द डे वॉज मंडे। द डे वॉज मंडे, यानी फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होता है? मंडे। मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। ठीक है, मंडे से हमारा वीक शुरू होता है। दूसरी चीज देखो, दो तरह के ईयर्स होते हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल ईयर होता है और दूसरा होता है लीप ईयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये आप सभी को पता होगा, नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, है ना। बट जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं। 29 फरवरी यहाँ पर होता है। ठीक है, जनरली फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, है ना। जनरली फरवरी में 28 दिन ही होते हैं नॉर्मल ईयर में, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे ऑड डेज का। ऑड डेज, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये ऑड डेज क्या है? देखिए किसी भी ईयर में पूरे पूरे वीक्स 52 होते हैं। ठीक है, पूरे पूरे वीक्स कितने होंगे? 52 वीक्स होंगे। लेकिन 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज। 365 डेज नहीं होता। क्या मतलब होता है? 52 वीक्स में 364 डेज होंगे। तो वो बचा हुआ जो एक दिन है ना, वो हमारा ऑड डे हो जाता है। देखिए नॉर्मल ईयर की बात करते हैं हम। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होंगे। 7 से डिवाइड कीजिए, ये 5 टाइम्स जाएगा 35। 1 बच गया, 5 नीचे उतरा, 2 टाइम्स गया 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब ये जो 1 रिमाइंडर बचा है ना यहाँ पे 1, ये क्या है हमारा? ये ऑड डे है। इसको हम ऑड डे बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी भी पूरे वीक का पार्ट नहीं है।
है ना। ये पूरे वीक का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन है जो अलग से आएगा। इसी तरीके से अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे? देखो यहाँ पे दिन होते हैं 366, अगेन डिवाइड करके देखते हैं 35, रिमाइंडर बचा 1, 6 नीचे आएगा, 2 से जाएगा 14 और रिमाइंडर बचा ये 2, तो ये 2 क्या है? ऑड डे। लीप ईयर में ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ ईयर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक साल में 53 संडे हों? तो मान लेते हैं, देखिए अगर अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो हम हमेशा नॉर्मल ईयर को कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए 52 संडेज तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि 52 पूरे पूरे वीक होते हैं। वो बचा हुआ एक दिन कोई सा भी दिन हो सकता है। कौन कौन से दिन हो सकते हैं? देखो बचा हुआ एक दिन संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। ठीक है, वो बचा हुआ एक दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सातों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए संडे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल क्या है? हमें चाहिए संडे, कि 53rd संडे आए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गया? 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस बचे हुए एक दिन में, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 7 हो गए। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, संडे की जगह एग्जाम में मान लीजिए मंडे आ गया या ट्यूसडे आ गया, कोई सा भी दिन आ गया, प्रोबेबिलिटी 1/7 ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? प्रोबेबिलिटी 1/7 ही रहेगी। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53, लेट्स सपोज अब की बार ट्यूसडे ले लेते हैं, ट्यूसडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? देखिए अब की बार फेवरेबल केसेस क्या है? लीप ईयर है, तो ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, 52 तो पूरे पूरे वीक है और 2 दिन साइड में अलग से बच जाएंगे। उन 2 दिनों में क्या क्या वार हो सकते हैं? देखिए अलग से, मंडे से शुरू करते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं। ठीक है, ट्यूसडे और वेंसडे हो सकता है, वेंसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे एंड संडे हो सकता है, और संडे एंड मंडे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगेन मंडे ट्यूसडे रिपीट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? 53 ट्यूसडे की। तो फेवरेबल केसेस कौन से हैं? देखो एक तो ये कि अगर बचे हुए 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हुए तो 53 ट्यूसडे हो जाएंगे, या फिर बचे हुए 2 दिन ट्यूसडे और वेंसडे हुए तो भी 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एक ये और एक ये, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7, तो ये आ गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/7। ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर। क्या कॉन्सेप्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर। कैसे पता लगाएं कि हम जो ईयर देख रहे हैं वो एक लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो भी ईयर हमारे कंसिडरेशन में है जिसको हमें पता लगाना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है,
उसके लास्ट के 2 डिजिट्स उठाइए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर उठाइए, उसको डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन इट इज अ लीप ईयर, देन इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, सिंपल सा है, देन इट इज अ लीप ईयर। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। कौन से होते हैं एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस होते हैं सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर जैसे आपका सन सन 2000 हो गया, सन 1900 हो गया, सन 1800 हो गया, जहां पे एक सेंचुरी कंप्लीट हो रही है ना। सन 100, सन 200, 300, 400, 500, इस तरीके से जहां पे 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी ईयर के एंड में डबल जीरो आएगा, ठीक है, ये उसकी पहचान है। उस केस में हम पूरे ईयर को डिवाइड करेंगे 400 से, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, then it is a leap year, then it is a leap year। ठीक है, तो देखिए दोनों केसेस फिर से समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर में क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर उसको 4 से डिवाइड कर लो। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन इट इज अ लीप ईयर। और अगर सेंचुरी ईयर है तो उस केस में हमको क्या करना है, ईयर को 400 से डिवाइड करना है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन इट इज अ लीप ईयर। आया समझ में? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए ईयर 1924, अब पता कीजिए कि 1924 एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। कैसे पता करेंगे, ये देखिए लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 24, तो ये लो 24 उठाए, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, चला जाएगा डिवीजन, बिल्कुल चला जाएगा, 6 से जाएगा 24, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 बटा नील सन्नाटा, यानी कि इट इज अ लीप ईयर, इट इज अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन उठाइए, ईयर 1979। अब 1979 जो है, इसमें देखो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक ऑड टर्म है। 79 क्या है, एक ऑड ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। करके भी देख लो, देखो 79 1 टाइम जाएगा 4, ये बचा 39, फिर 9 टाइम्स 36, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बच गया। तो क्योंकि रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर। क्या है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। चलो फिर एक सेंचुरी ईयर भी ले लेते हैं, ईयर 1900, ईयर 1900। अब 1900 जो है उसको 400 से डिवाइड करके देखो, ये जाएगा 0 से 0 कैंसिल, फिर 19 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 टाइम्स जाएगा 16, रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है। क्योंकि अब रिमाइंडर बच गया है 3, तो मतलब कि ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर, ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखिए कि नॉर्मली हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है लास्ट के 2 डिजिट्स को। अगर एक सेंचुरी ईयर है तो फिर उसको 400 से डिवाइड करना है, इससे हमें लीप ईयर का पता चल जाएगा। क्लियर? अब देखिए ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ऑड डेज की कैलकुलेशन करते हैं। सन 1 से सन 100 के बीच में ऑड डेज कितने होंगे? ऑड डेज बचेंगे 5, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं, ये समझिए। देखिए जब सन 1 से हम शुरू करेंगे, 1 जनवरी 2000 सॉरी 1 जनवरी सन 1 से, 1 जनवरी सन 1 से शुरू करेंगे और 31 दिसंबर सन 100 तक जाएंगे। तो लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे वो ऐसे होंगे कि पूरे पूरे वीक नहीं होंगे, बाकी सब के सब कोई ना कोई वीक में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम पर्टिकुलरली इस ईयर की बात करें, 1 जनवरी सन 1 की,
तो इसके लास्ट में ना एक ऑड डे बचेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑड डे है नेक्स्ट ईयर के साथ मिलके एक कंप्लीट वीक बना देगा। क्लियर? लेकिन अगर हम पूरे 100 साल लें तो पूरे 100 साल में जो भी दिन है सारे वीक्स में कवर हो जाएंगे, बस ये 5 दिन बच जाएंगे, लास्ट के 5 दिन बच जाएंगे जो किसी पूरे वीक में नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब मंडे से शुरू हुआ और फ्राइडे पे आके खत्म हो गया, फ्राइडे पे आके खत्म हो जाएगा। जो 31 दिसंबर सन 100 है, इस दिन फ्राइडे होगा। अगर संडे तक पहुंच जाता ना तो फिर ऑड डे नहीं बचता, ये फ्राइडे पे आ गया तो मंडे टू फ्राइडे जो है वो सारे ऑड डे हो गए। इसी तरीके से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सन 1 से सन 200 की, सन 1 से सन 200 की, तो फिर ऑड डेज कितने बचेंगे? ऑड डेज बचेंगे 3। ऑड डेज कितने बचेंगे? 3 ऑड डेज बचेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो लास्ट वाला वीक होगा ना उसमें मंडे होगा, ट्यूसडे होगा और वेंसडे होगा, उसके आगे के दिन नहीं होंगे। ठीक है, तो 31 दिसंबर सन 200 क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सन 1 से सन 300 की बात करें तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। और सन 1 से सन 400 की बात करें तो यहाँ पे ऑड डेज 0 हो जाएंगे। मतलब कि 31 दिसंबर सन 400 में लास्ट डे जो है कौन सा आएगा? ये आ जाएगा संडे। कौन सा आ जाएगा? संडे आ जाएगा। और जो भी जितने भी दिन है वो सब किसी ना किसी वीक का पार्ट हो जाएंगे, एक पूरा वीक बनेगा वहां पे। ठीक है, और अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि सन 400, सन 800, सन 1200, 1600, 2000 और 2400। 2400 के आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इन सभी के 31 दिसंबर अगर आप देखोगे तो संडे होगा, यानी हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। समझ में आई बात? हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये 400 साल में कंप्लीट हो गया, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सन 1 से सन 500 के बीच में ऑड डेज कितने हैं। तो ये जो है ना, देखिए 400 तक तो 0 हो जाएंगे, उसके बाद के 100 साल में फिर से ऑड डेज बढ़ना शुरू होंगे, तो ये फिर से 5 हो जाएंगे। फिर सन 1 से अगर मैं देखूं सन 600 तक कितने ऑड डेज होंगे, तो ये कितने आ जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप ध्यान रखिए, हर 400 साल में कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। आई बात समझ में? फिर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर मुझे पता करना है कि 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2001 को कौन सा डे होगा, ये मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा? देखिए, इसके क्लोजेस्ट जो पूरा ईयर है कौन सा होगा? सन 2000। सन 2000 पे कैलेंडर कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि 31 दिसंबर 2000 को मुझे पता है क्या होना चाहिए? संडे होना चाहिए। 31 दिसंबर 2000 को अगर संडे है तो उसके नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2001 को हो जाएगा मंडे। ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे 1600 1600 पे कैलेंडर कंप्लीट हो रहा है, तो 31 दिसंबर 1600 क्या होगा? संडे आ जाएगा। अगर मेरे से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 1601 को बताओ कौन सा वार है, 1 जनवरी 1601 को कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार, यानी मंडे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और समझते हैं, सेम कैलेंडर ईयर। सेम कैलेंडर ईयर, सेम कैलेंडर ईयर, ये कैसे निकालेंगे सेम कैलेंडर ईयर?
क्वेश्चन आता है कि 2010 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा, वो दोबारा रिपीट कब होगा। मतलब अगर मान लीजिए, मुझे पता नहीं, एक बार के लिए मान लीजिए कि 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को अगर ट्यूसडे है, तो वैसा ही सेम कैलेंडर कब आएगा कि जब 1 जनवरी को ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरह का कैलेंडर की सेम डेट पर सेम डे हो, ऐसा कैलेंडर कब आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले 4 से डिवाइड कीजिए। 2010 को हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 5 टाइम्स गया 20, उसके बाद 1 आएगा 0, फिर 10, ये नीचे उतर जाएगा 0, और 2 टाइम्स जाएगा 8। रिमाइंडर क्या बचा है, 2 बचा है। रिमाइंडर क्या बचा है, 2 बचा है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए, देखिए ये टेबल ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर और दूसरा है एडिशन, दूसरा है एडिशन। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आप ईयर में 28 ऐड कर दीजिए, तब जाके 28 साल बाद मतलब कैलेंडर रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ईयर में 6 ऐड कीजिए। अगर रिमाइंडर 2 और 3 बचता है तो 11 ऐड कीजिए। अब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 2, इसका मतलब 2010 में क्या ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे 11। 2010 में 11 ऐड किया, क्या आया 2021। 2021, इसका मतलब जो 2010 का कैलेंडर है वही 2021 का कैलेंडर होगा। इसका मतलब अगर मान ले 1 जनवरी 2010 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर 1 दिसंबर 2010 को मान ले कोई सा भी डे उठा के कि मंडे है, तो इसका मतलब 1 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में। चल, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेम कैलेंडर ईयर का। ये टेबल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 4 से डिवाइड कर दीजिए ईयर को। वैसे तो ईयर को करेंगे या लास्ट 2 डिजिट को करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट को भी अगर आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालेंगे तो भी वो सेम ही बचेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी मर्जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें, नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को अगर मान लीजिए संडे है, तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की बात करें तो 1 जनवरी को अगर संडे है, 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। वैसे तो देखिए कैलेंडर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर 1 जनवरी 2010 को मंडे है ना, तो बताइए 31 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2010 एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो पता लगाते हैं, देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए लास्ट के 2 डिजिट्स को, 10 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 8, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो रिमाइंडर 2 है, यानी कि ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होगा। तो यानी कि अगर 1 जनवरी 2010 को मंडे है तो 31 जनवरी 2010 को भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक वैरायटी। दूसरी वैरायटी क्या कहती है, अगर 1 जनवरी 2010 को मंडे है, अगर 1 जनवरी 2010 को
मंडे है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा डे होगा, ये हमें पता करना है। अब देखिए, ये तो हम देख ही चुके कि 2010 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर, अभी देखा ही था। तो इसका मतलब 31 जनवरी 2010 को, 31 जनवरी 2010 को भी क्या होगा, मंडे होगा। और उसका नेक्स्ट डे 31 दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर 2010 को मंडे ही होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2011 को क्या होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे। क्लियर, आई बात समझ में? ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी 2012 को मंडे है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब ये पता करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2012 क्या ये एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। 12 को डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर बचा 0, यानी कि ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, लीप ईयर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर 1 जनवरी 2012 को मंडे है तो फिर 31 दिसंबर 2012 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, वेंसडे होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंसडे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक वैरायटी और रहती है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उस वैरायटी को भी हम समझ लेते हैं। मान लो एक रैंडमली कोई डेट आपको दी हुई है और हमें ये पता करना है कि उस दिन कौन सा डे था, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो वो कैसे पता किया जाएगा, एक हम डेट चुन लेते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। इसको पता करने की क्या टेक्निक है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले तो हम 1947 की ही बात करते हैं कि इसमें कितने दिन हो चुके हैं, इसमें कितने दिन हो चुके हैं। देखिए, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के कितने दिन हैं, 15 दिन। ठीक है, अगस्त के 15 दिन हैं। अगस्त के पहले के जितने भी महीने होंगे उन सबके पूरे पूरे दिन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि जनवरी के 31 दिन प्लस फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अगस्त नहीं है, अगस्त के 15 ही दिन है। ठीक है, तो यहाँ जुलाई तक हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंप्लीटेड ईयर कितने हैं, 1946, ये कंप्लीटेड ईयर है। ठीक है, इस कंप्लीटेड ईयर में नियरेस्ट सेंचुरी ईयर जहां पे कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है वो हमें निकालना होगा। वो कौन सा आएगा, ईयर 1600, ईयर 1600। ठीक है, ईयर 1600 हमने अलग से लिख दिया, प्लस 1600 के बाद सेंचुरी ईयर में कितने ईयर हो गए होंगे जहां पे कंप्लीट हो गया कैलेंडर, ईयर 300। ठीक है, 1900 तक कंप्लीट हो चुके, देखा 1700, 1800, 1900, तो ईयर 300 मैंने लिख दिया। प्लस कितने ईयर हैं जो कंप्लीट हो चुके, 300 के अलावा 46 ईयर्स। 1900 के बाद कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके, 46 ईयर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पर्टिकुलरली अगस्त के 15 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, इन सब में ऑड डेज कितने हैं, इन सभी में ऑड डेज कितने हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज कैसे निकालेंगे, देखो डिवाइड करो 7 से, डिवाइड बाय 7 एंड राइट डाउन रिमाइंडर।
राइट डाउन रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर होगा उतने ही ऑड डेज हमारे पास बचे होंगे। तो देखो ऑड डेज कितने आएंगे, 15, 15 को 7 से डिवाइड करो 14, यानी एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक हमारा ऑड डे हो जाएगा। 31 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेंगे। 28 फरवरी 28 डेज का है, 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। देन 31 अगेन आ गया तो रिमाइंडर 3 बचा। फिर 30 है, 30 में रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे 2 बचेगा। अगेन 31 आ रहा है तो रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 30 तो रिमाइंडर 2 बचेगा, एंड देन अगेन 31 यानी रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर देखिए ईयर 1600, यहाँ पे हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भी जो हमने ईयर देखे थे, सन 400, सन 800, सन 1200, सन 1600, सब पे कैलेंडर कंप्लीट हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑड डे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। प्लस फिर कैलेंडर पूरा होने के बाद 300 साल, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑड डे होगा 1। अब ये 1 मैं कहां से लिख रहा हूं, 1 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये देखो ये ऑड डेज की जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि सन 1 से सन 100 में ऑड डे कितने होंगे, 5 होंगे। सन 1 से सन 200 तक ऑड डे 3 होंगे। सन 1 से सन 300 ऑड डे कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये जो है कि 1 से 300, इसी को यूज करते हुए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईयर 300, तो यहाँ पे ऑड डे कितने होंगे, 1 होंगे। प्लस 46, अब देखो 46 ईयर्स है। अब 46 ईयर्स में कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ होंगे लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होगा, लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे, है ना। तो अब मुझे सारे यहाँ पे कितने भी जितने भी ऑड डे होंगे वो लिखने हैं। उसको लिखने का एक बढ़िया सी ट्रिक क्या है, देखो 46 है तो 46 तो मैं लिख ही लेता हूं, क्योंकि हर साल में एक तो होगा ही। लीप ईयर में 2 होंगे, तो 46 में लीप ईयर कितने होंगे, 46 को 4 से डिवाइड करो, 46 को 4 से डिवाइड करो, एक बार गया नीचे 6 उतरा, फिर एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो यानी कि 11 लीप ईयर होंगे। ठीक है, कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 1901 से 1946 तक लीप ईयर कितने होंगे, 11। तो 11 लीप ईयर होंगे, तो एडिशनल 11 को ऐड कर दो। ठीक है, 11 को हमने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर दो, इन सबको ऐड कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा। अगेन ऑड डे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पूरे को ऐड करके 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये जो 5 आया है, अब यहां पे हम टेबल को काम में लेंगे। देखो रिमाइंडर और डे, अगर रिमाइंडर आपका बचता है 1, अगर रिमाइंडर आपका बचता है 1, तो यानी कि उस दिन क्या है, अगर रिमाइंडर आपका बचता है 1, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो यानी कि डे होगा मंडे। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो यानी कि होगा ट्यूसडे। रिमाइंडर 3 है तो वेंसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पर फ्राइडे, 6 पर सैटरडे, और रिमाइंडर 7 बच सकता है क्या, 7 तो बच ही नहीं सकता, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कभी 7 बच नहीं सकता। तो अगर 0 है तो यानी कि संडे, मतलब कि हमारा वीक कंप्लीट हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 है तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 5, यानी कि डे कौन सा हो जाएगा, डे हो जाएगा फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, फ्राइडे। ठीक है, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, इसको आप यूज कीजिए और आप पूरे कैलेंडर में किसी भी दिन का किसी भी डेट का दिन निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, फिर से रिपीट करके सुनिएगा, आपको ये ट्रिक इजीली समझ में आ जाएगी। और मैं आपको एक डेट देता हूं जो आपको होमवर्क में करनी है। 26 जनवरी 1950 को
कौन सा डे था, पता लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कैलेंडर के ये सब क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी वेराइटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वेराइटी, जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं कि नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है, लीप ईयर जो है जिस दिन पे शुरू होता है उसके अगले दिन पे वो खत्म होता है। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाकी जो भी वेराइटीज है हमने सारी कवर कर ली है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन एंड करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, ऐप अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। जो भी मेरी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। अगर बाई चांस आपसे क्लास मिस भी हो जाए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपके पास लिंक रहेगी, बाद में जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।